गांधी और उनका युग, यह विषय है आज का। आज देश आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, और 2 साल के बाद हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यानी प्लेटिनम जुबली मनाएंगे। ऐसे में गांधी और उनका युग, क्या हम गांधी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, या हम गांधी के कहीं ना कहीं गांधी को कहीं किनारे कर दिया है हमने। हम इस विषय को लेके, लक्ष्मीदास जी हमारे साथ हैं, गांधी के विशेषज्ञ हैं, और राजीव रंजन जी हैं, वो भी हमारे साथ गांधी के विशेषज्ञ हैं। दोनों लोग वक्त अपनी बात रखेंगे। लक्ष्मीदास जी, पहले आपको बात कहूंगा। बेन जी, आपने ये विषय तो अपने आप में एक अभिनव विषय है, क्योंकि गांधी के समय की बात सोचना और उसके आधार पर कुछ भविष्य की कल्पनाएं करना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विषय है। जी। मेरी दृष्टि से गांधी का युग त्याग का युग था। एक वक्त ऐसा था कि देश गुलाम था, और उस गुलामी में एक समय में ऐसा था कि गुलामी को लोग गुलामी मानते ही नहीं थे। लोगों ने उसको अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। कुछ लड़ाइयाँ हुई, 1857 की लड़ाई हुई जिसमें लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन लंबे समय तक भारत में आजादी होनी चाहिए, ये जो मास के स्तर पर लोगों में जागृति आनी है, ये नहीं आई। तो गांधी युग में ये एक अवेकनिंग आई, लोगों को महसूस हुआ कि देश आजाद होना चाहिए। ये बात सही है कि इस तरह के आंदोलन में पूरा देश दिखाई देता है कि शामिल हो रहा है, लेकिन जो एक्टिविस्ट होते हैं वो सारा उसमें लोग एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करते। लेकिन वो युग जो था वो त्याग का युग था। जैसे जब तूफान आता है तो पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तो जब कोई ऐसी स्थिति आती है, त्याग की हो या भोग की हो, तो पत्ते भी हवा में उड़ने लगते हैं, उस तरह के वातावरण में उड़ने लगते हैं। तो गांधी के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं दिखाई सुनाई देती हैं कि जिनका कोई आजादी के साथ लेना देना नहीं है, वो लोग भी आजादी की लड़ाई के, आजादी के दीवाने बने। और मुझे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने देखा कि वो लोग सुनाते थे किस्से कि जब हम लोग जेल में होते थे तो ये नई जानकारी होती थी कि जेल से कब छूटेंगे, क्या होगा। और उनका ये भी कहना था कि अगर जो आसपास के हमारे लोग थे वो सपोर्ट नहीं करते, हालांकि भय उस समय भी था, अंग्रेज से डरते थे लोग, भय था, और भय के कारण सपोर्ट भी नहीं करते थे, भय के कारण कोई अपोज भी करते थे। लेकिन उनका कहना था कि आसपास के लोगों की जो मॉरल सपोर्ट हमको मिलती थी, कि उस कारण से हम लोग जेल में भी उत्साहवर्धक ढंग से रहे। तो वो जमाना एक तो था त्याग का जमाना। दूसरा, देश का आजादी के बाद भविष्य कैसे होगा, देश का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए एक डिजाइन बनाने का समय था। कि भाई आजादी, साधारणतः तो जो आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है उसके पीछे तो कल्पना रहती है सत्ता परिवर्तन। एक की सत्ता चली गई, दूसरे की सत्ता आ गई, ऐसा ही हुआ है दुनिया में। सत्ता परिवर्तन को आजादी माना गया है। लेकिन गांधी जी ने सत्ता परिवर्तन को आजादी नहीं, उन्होंने देश के निर्माण के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी था। सत्ता परिवर्तन भी उसको नहीं कहना चाहिए, देश के नवनिर्माण के लिए देश की गुलामी से मुक्ति पाना जरूरी था। इसलिए केवल गुलामी पाने का काम नहीं हुआ, गुलामी के बाद भारत कैसा होगा उसका नवनिर्माण की लाइन भी उन्हीं दिनों में तय हुई। एक तो वो त्याग का वक्त था, दूसरा देश की रोड मैप बनाने का वक्त था कि देश का रोड मैप कैसा हो। ये गांधी की विशेषता थी उस आंदोलन की। गांधी ने अगर 18 रचनात्मक कार्यक्रम दिए तो वो इस ख्याल से नहीं दिए कि देश की आजादी प्राप्त करनी, बल्कि इस ख्याल से दिए कि आजादी के बाद मुझे देश कैसा बना। और हम तो आज भी मानते हैं कि अगर उन 18 रचनात्मक कार्यक्रमों को फेयर डील दिया होता,
उसके बारे में उसको फेल करने का होने का मौका दिया होता है। कुछ लोगों को लगता है, लोग कहते हैं गांधी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, अपने अपनी सोच है, अपना अपना कहना है, कह सकते हैं। पर गांधी के जो रचनात्मक काम है, जिनको लगता है कि उनसे देश का निर्माण नहीं हो सकता है, मैं उनसे जरूर अपील करता हूँ कि भाई गांधी के इस कार्यक्रम को फेल होने की मौका तो दीजिए, असफल होने का मौका तो दीजिए, एक मौका तो दीजिए, या फिर आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझाइए। अगर गांधी ने कहा कि सबको रोजगार देना है, तो आपको विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए, आपको विकेंद्रित उद्योग चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा देश में, मुझे खुशी होगी इस बात की कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार अगर ये आश्वासन दे दे कि मुझे मौका दीजिए, मैं देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे दूंगा, सरकारी नौकरी दे दूंगा या प्राइवेट नौकरियां दे दूंगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। लेकिन जो मुझे दिखाई देता है, जो मुझे समझ में आता है, समाज में काम करते हुए समझ में आता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, वो सारी मिलकर के भी इस देश के बेरोजगारी को नहीं मिटा सकती। तो फिर गांधी की बात को मानने में आपको क्या हर्ज लगता है? गांधी का जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, उसको मानने में आपको क्या दिक्कत होती है? गांधी का जो कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर के वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसको मानने में क्या दिक्कत होती है? मैं उस समय गांधी ने तीसरी बात जो बताई हम लोगों को, निर्भयता। गांधी का चंपारण का जो आंदोलन हुआ, चंपारण में जो सत्याग्रह उन्होंने किया, तो बड़ी बुनियादी बात हमको जो पढ़ने को मिली, तब मुझे मेरी भी आंखें खुल गई। गांधी ने जो लोगों को भेजा रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उनको कहा कि आपकी रिपोर्ट सत्य पर आधारित होनी चाहिए। एक आदमी आंदोलन खड़ा करना चाहता है और लोगों को कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट सत्य पर आधारित होनी चाहिए। साधारणतः तो आदमी कहता है या येन केन पर कारण आंदोलन बन जाना चाहिए। तो गांधी ने हिदायत दी, एक तो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, दूसरा जो लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए, उनमें इतनी निर्भयता होनी चाहिए कि अगर किसी अधिकारी के सामने ये कन्फर्म करना पड़े कि ये रिपोर्ट मेरी है, मैंने लिखवाई है, तो उसको हिचकिचाहट नहीं। अब इसमें दो बड़ी बातें हैं, सत्य की बात तो है ही, लेकिन निर्भयता की बात, क्योंकि गांधी तो अहिंसक समाज की बात करते थे। अहिंसक समाज बनाने के लिए निर्भयता बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा रॉन्ग नोशन है कि भाई जो अहिंसा है वो तो डरपोक का हथियार है। ये बहुत रॉन्ग नोशन है। कोई डरपोक आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। शेर कभी अहिंसक नहीं हो सकता क्योंकि वो डरपोक है। शेर जब चलता है तो वो आगे पीछे देखता है, और आगे पीछे देखने का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि हम सिंहावलोकन करते हैं। सिंहावलोकन इसीलिए कहते हैं कि पीछे क्या हुआ उसका सिंहावलोकन। अरे शेर की तरह देखते हैं, अर्थात आगे पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। तो शेर कभी डरपोक, कभी भय निर्भय जानवर नहीं, तो डरपोक जानवर बहुत, इसलिए बहुत हिंसक है। तो हिंसा और भय, इसका संबंध है, अहिंसा और भय का संबंध नहीं। तो गांधी ने उस समय लोगों को निर्भयता सिखाई और थ्रू आउट निर्भयता सिखाई, ट्रांसपेरेंसी सिखाई उस समय। चंपारण की बात है कि जब गांधी का आंदोलन था और गांधी को आंदोलन करना था, अंग्रेज को लगा कि भाई ये बड़ा तेज आंदोलन हो सकता है, तो गांधी जी को जेला वतन का ऑर्डर दे दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि आप मोतिहारी, इसका मोतिहारी नाम था शायद उस समय जिले का, मोतिहारी नहीं, उसको छोड़ने का आदेश दे दिए। तो गांधी ने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा देश है, मेरे देश में मैं कहीं घूम नहीं सकता हूँ, क्या मुझे कहीं मेरे देश में घूमने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? तो फिर ये बात हुई, पता लगा कि भाई चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन उसमें गांधी जी को जब ये जानकारी हुई कि अंग्रेज को शक है कि मैं क्या करूंगा, तो गांधी जी ने कहा कि मैं और मेरा सेक्रेटरी ये दो कुर्सियों पर बैठते हैं, आप अपनी तीसरी कुर्सी लगवा दीजिए, मैं जो लिखूंगा, जो बोलूंगा, वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाया करेगी। तो गांधी को तो सीक्रेटली कुछ काम नहीं करना। तो ये ट्रांसपेरेंसी, आज हम ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई वगैरह की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये चंपारण की बात है, उस समय की बात है जब गांधी ने कहा कि आप अपने जो विरोधी था, जिसके विरोध में वो चुनाव लड़ाई लड़ना चाहते थे, कि आप अपना आदमी बिठा दीजिए और वो आपको रिपोर्ट करता रहे। तो ये जो एक सत्य पर आधारित, एक न्याय पर आधारित, निर्भय समाज बनाने की बात थी, त्याग का समाज बनाने की बात थी। हर आदमी छोड़ता था, समाज के लिए कुर्बानी करता था। मुझे घटना सुनाई गई, हमें तो मौका नहीं मिला
लेकिन घटना सुनाई है कि बीबी अब्दुल सलाम थी, गांधी जी की 7 बहनों के गांधी जी के नाम पत्र हैं। बीबी अब्दुल सलाम के गांधी के नाम पत्र, मीरा बहन के गांधी के नाम पत्र, सरला बहन के गांधी के नाम पत्र, ऐसे 7 बहनों के पत्र हैं। तो बीबी अब्दुल सलाम की एक है, बहुत बड़ी त्याग, बड़ा त्याग था और गांधी जी की बहुत प्रिय थी, तो खूबसूरत थी। अब कहीं आजादी की लड़ाई में सब लोग लगे ही हुए थे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, कुछ हुआ, कुछ घटना हुई और वो गई। उसने 2 काम किए, अपने सारे दांत निकलवा दिए और अपना बाल कटवा दिए और गांधी जी के सामने खड़ी हो गई आकर के, बिना दांत की, बिना बाल के, एक बूढ़ी औरत, जो एक नौजवान। तो ये जो त्याग का जज्बा था उस समय जो पैदा हुआ, हर आदमी, हर आदमी छोड़ रहा है, हर आदमी त्याग कर रहा है, ये जज्बा गांधी जी ने अपने पूरे उस आजादी के आंदोलन में लोगों को सिखाया, लोगों को तैयार किया। और आंदोलन तो हमेशा नहीं होता है। गांधी जी ने आश्रम, आश्रमों की स्थापना की। जब आंदोलन है तो लोग आंदोलन में काम करेंगे, जब आंदोलन नहीं होगा तो आश्रमों में काम करेंगे, आश्रमों में रहेंगे, आश्रम जीवन होगा तो कार्यकर्ता निर्माण होगा। और उसमें 11 व्रतों की बात की उन्होंने, यम नियम की बात की। तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई किसी धर्म की वो प्रचार करना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जनम, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना। तो कार्यकर्ता जब आंदोलन का समय है तो आंदोलन में लगेंगे, जब आंदोलन का समय नहीं है तो आश्रम में रह करके इन नियमों का पालन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो चरखा कताई करेगा, सफाई करेगा। दीपक जी, गांधी जी ने सफाई के जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, उन पर एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, उसका शोध करने के लिए यूनिवर्सिटी बन सकती है। आज हमको खड़ा झाड़ू दिखाई देता है, ये गांधी जी की देन है। जब गांधी जी ने ये सफाई और छुआछूत मिटाने का काम शुरू किया और इस जो सफाई कर्मचारियों थे उनकी जो कठिनाइयां देखी, तो उन्होंने और उनके साथियों ने ये झुक करके झाड़ू लगाने का जो सिस्टम था उसको बदल करके खड़ा झाड़ू लगाया। शौचालय कैसे साफ करना है, उसके लिए पहले झाड़ू से टोकरी में शौचालय पूरा शौच लेकर के जब आदमी बाजार गली में निकलता था तो पूरा उसके शरीर में बहता था। गांधी जी ने तसला लाया, गांधी जी ने बेलचा लाया, छोटा बेलचा बनाया, उस बेलचे से उसको उठाएंगे। फिर ये भी बात खत्म नहीं हुई तो आगे जाकर के एक बाल्टी बनाई, उस बाल्टी में एक ऊपर कड़ा रखा, एक नीचे कड़ा रखा। जब उस बाल्टी में शौच को भरेंगे, उस पर ऐसे फेंकेंगे तो फेंकने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो शौचालय उठाने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं गांधी जी के समय में, उसका कैसे उपयोग करना है और उसके बाद उसकी खाद बनानी चाहिए और उस खाद का नाम स्वर्ण खाद रखा। तो ये सारे कार्यक्रम गांधी जी के उस जमाने के हैं जिस जमाने में गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही है तो शौचालय कैसे साफ करना है इसकी बात गांधी जी कर रहे हैं, झाड़ू कैसे लगाना है इसकी बात गांधी जी कर रहे थे, शौचालय का उपयोग क्या करना है उसकी बात गांधी जी कर रहे थे। वो शौचालय, बहाऊ शौचालय, उठाऊ शौचालय से बहाऊ शौचालय कैसे हो सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट, उसकी शोध कर रहे थे। तो ये जमाना सामाजिक समीकरणों का भी। उस समय देश में अगर अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो 1930 में ही ये देश फर्दर स्प्लिट हो जाता, ये समाज जो था उसका फर्दर स्प्लिट हो जाता। लेकिन गांधी ने पहले तो अंग्रेज सरकार को समझाने की कोशिश की, तत्कालीन प्रधानमंत्री को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी कि आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब 1930 में ये ब्रिटिश संसद ने कम्युनल अवार्ड पास कर दिया तो गांधी जी ने अनशन की, क्योंकि गांधी जी को मालूम था, हालांकि उस अनशन के विरोध में भी यहाँ के लोग थे, भारत के लोग थे कि जो कम्युनल अवार्ड है वो ठीक किया है, लेकिन गांधी को पता था कि इसका दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उस समय उन्होंने एक कोशिश की कि नहीं भाई, समाज को जोड़ने का काम करो। एक बुनियादी बात में गांधी जी के क्या करें, यहाँ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आगे जैसे चर्चा बढ़ाएंगे। जब समाज में दलितों के उद्धार की बात आई तो गांधी ने दलितों उद्धार की बात नहीं की। लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने समझा है, गांधी ने दलितों उद्धार की बात नहीं की। दलित उद्धार का मतलब होता है कि दलित रहते हुए उनका उद्धार करना।
गांधी ने दलितों को मुख्य धारा में ला करके समाज में छुआछात मिटाने की बात की कि छुआछात मिटा करके दलितों में परिवर्तन हो, उनका सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, उनका शिक्षा का परिवर्तन कैसे हो सकता है, उनके आर्थिक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, वो समाज की मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं, समाज में निर्णायक स्थान कैसे बन सकता है उनका। तो इसलिए रिजर्वेशन की बात आई, ऐसी अनेक बातें आई। तो इस बात को हम लोग उस तरह से प्रचारित नहीं कर पाते क्योंकि भय है, किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गांधी जी ने इस बात के समझाने की कोशिश की कि दलित को दलित रहते हुए उसका भला करना ये उचित नहीं है, दलित को मुख्य धारा में ला करके। ये उस जमाने के गांधी का ये इरा थी। और उसमें कहा है गांधी जी कि इस देश में जब से देश आजाद होगा तो आजाद देश में जो पहले कानून बनेंगे उन कानूनों में छुआछूत मिटाने का कानून सर्वोपरि हो। तो गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लड़ाई का नेतृत्व किया। मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी है और वो अपने तरफ से बात करते हैं। कोई कहता है कि गांधी ने देश को आजाद करवाया, कोई कहता है गांधी ने आजाद नहीं करवाया है, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने करवाया, किसी को लगता है भगत सिंह ने करवाया। मेरी सोच ये है कि इस देश की आजादी के हर सेनानी ने आजादी दिलवाई। देश की आजादी का श्रेय हर स्वतंत्रता सेनानी को था, वो किसी भी स्तर का हो। गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, गांधी जी ने उसको दिशा देने की कोशिश की। तो गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई में ये समाज के निर्माण की एक दिशा तय की, ये महत्वपूर्ण, समाज कैसा होगा। एक घटना में और चलते चलते सुना देता हूँ कि गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में निकले और वर्किंग कमेटी में जा रहे थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अटेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बच्चे आलू काट रहे थे, आलू छील रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि बच्चे आलू के छिलके बड़े बड़े उतार रहे। तो गांधी ने कहा कि ये बड़े बड़े छिलके नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि छिलके और आलू के बीच में एक स्टार्च होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए बारीक छिलका उतारो। एक तरफ वर्किंग कमेटी की मीटिंग, जिस वर्किंग कमेटी में आजादी की लड़ाई का बिगुल बज रहा था उसकी चर्चा करनी थी, और दूसरी तरफ गांधी जी को आलू कैसे छीलना है ये भी ध्यान में आ रहा। गांधी जी जब उनका कर्पूरे शास्त्री का एक बहुत पॉपुलर किस्सा है कि कर्पूरे शास्त्री कुष्ठ रोगी थे, उनका कुष्ठ दूर होना चाहिए, कुष्ठ रोगी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, कुष्ठ रोगी को बिल्कुल दूर फेंकना चाहिए इसकी तरह से देखा जाता था, उसको घर वाले घर में नहीं रखते थे। तो गांधी जी कुष्ठ रोगी को सेवाग्राम आश्रम में लाए। सेवाग्राम आश्रम में इसका विरोध हो गया कि कुष्ठ रोगी को यहाँ रखने से संक्रमण होगा। तो गांधी जी ने उसको अलग से आश्रम के अंदर एक हवादार कुटिया बनाई। आज भी वो कर्पूरे शास्त्री की कुटिया के नाम से पॉपुलर है सेवाग्राम। गांधी वर्किंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी चल रही थी, गांधी जी उसमें शामिल थे, गांधी जी उसका गाइड करते थे डिस्कशंस को। थोड़ी देर के लिए गांधी जी चले गए, बात हुई, अरे गांधी जी गए थे, सोचा किसी ने बाथरूम वगैरह गए होंगे, लेकिन देर हो गई तो पूछा गांधी जी कहाँ है, पता लगा गांधी जी कर्पूरे शास्त्री की मरहम पट्टी कर रहे हैं, क्योंकि मरहम पट्टी और कोई नहीं कर रहा था तो गांधी जी को करनी पड़ी। आलू कैसे छीलना, एक कुष्ठ रोगी का इलाज कैसे करना, उसको घृणा का पात्र नहीं सेवा का माध्यम कैसे बनाना, और देश की आजादी कैसे लड़ना, आजादी की लड़ाई कैसे लड़ना, और उसमें भी अहिंसा का महत्व होना चाहिए, अहिंसक समाज कैसे बनाना, ये सारी बातें गांधी जी का इरा, गांधी जी की जो वो युग था, वो युग की बातें हैं। उस युग में ये सारा रोड मैप बना है। उस रोड मैप पर अगर हम चलें तो हम दुनिया का निश्चित रूप से दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चलेगा, चलेंगे कैसे? हमको क्या विश्वास है? हमको आज तक ये नहीं विश्वास हो पाया कि अहिंसा से हम समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि ये साबित हो चुका है कि हिंसा के द्वारा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, हिंसा से कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। आज तक दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं बना जिससे बड़े हथियार की आवश्यकता ना हो। या तो मुझे कोई दिखा दे, कोई दिखा दे कि ये अब हथियार बन गया, ये बम बन गया, इसके बाद किसी बम की जरूरत नहीं, एक से बाद एक बनते चले जाते। तो हिंसा की इस लड़ाई में कोई अंत नहीं। इसलिए जब यूएन ने घोषणा की 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की, तो वो कोई शौक से नहीं कर दिया, वो इसलिए कर दिया कि जब दुनिया की जो बहुत बड़ा संगठन, दुनिया की बड़ी पंचायत को ये लगा कि ये बमों से दुनिया की रक्षा नहीं होगी, हाइड्रोजन बम, आइटम बम से दुनिया की रक्षा नहीं होगी, तो कैसे रक्षा होगी?
तो अहिंसा से रक्षा होगी। अहिंसा का प्रतीक कौन है? महात्मा गांधी है। इसलिए महात्मा गांधी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। और आज भी जो उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो मैसेज दिया था, वो मैसेज आज भी आज का जनरल सेक्रेटरी 2 अक्टूबर को मैसेज देता है, जो यहाँ गांधी स्मृति में पढ़ा जाता है। आप तो गांधी स्मृति से जुड़े रहे हैं, आप जानते हैं, तो जनरल सेक्रेटरी का मैसेज आता है। तो आज यूएनओ, जिसकी जिम्मेदारी है समाज दुनिया में शांति कायम करने की, जिसकी जिम्मेदारी है दुनिया की सबकी आइडेंटिटी कायम रखने की, वो इस नतीजे को पहुंचा है कि अहिंसा के माध्यम से समाज की रक्षा हो सकती है, दुनिया की रक्षा हो सकती है, मानवता की रक्षा हो सकती है। तो ये जो रोड मैप गांधी के युग में बना, ये जो त्याग की बात बनी, ये होता है कि दिन के बाद रात होती है, दुख के बाद सुख आता है, तो त्याग के बाद भोग का जमाना आता है। गांधी का जमाना त्याग का जमाना था, उसके बाद भोग का जमाना आया। उस दिशा में लोग बह गए, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि फिर से त्याग का जमाना आएगा। लोग देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होंगे और देश का, समाज का गांधी लाइन पर नाम देंगे। आपने मुझे पहले पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस बीच में आप आदेश करेंगे तो मैं अपनी बात करूँ। धन्यवाद। राजीव जी, आपका ओपनिंग। अभी बहुत विस्तार से आदरणीय लक्ष्मीदास जी ने गांधी जी की सारी खूबियों को, उनके व्यक्तित्व के सारे आयामों को बहुत ही साफगोई के साथ और बहुत कम शब्दों में, संक्षेप में उन्होंने सारे आयामों पर प्रकाश डाला। मैं याद करना चाहता हूँ गांधी को 1916 के आसपास से, जब वो हिंदुस्तान आए। उसके पहले 22-23 साल उन्होंने बिताया था दक्षिण अफ्रीका में, और बीच बीच में आते थे भारत, पर 1915 में यहाँ रहने के लिए आ गए। उसके पहले की एक बात से पर मैं आऊँ, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका विषय है गांधी और उनका युग, तो युग समय की एक बड़ी इकाई है। कालखंड के पूरे समुच्चय के साथ बहुत सारे कालखंडों को मिलाने के बाद एक युग बनता है, युग की धारणा बनती है। तो क्या गांधी का कोई युग था या किसी खास युग की उपज थे गांधी? आप जरा इसको पलट के ऐसे भी देखें तो युग में और गांधी में, किसी भी युग में और उस व्यक्ति में एक पारस्परिक संबंध बनता हुआ दिखेगा। कई बार दिखता है कि कोई व्यक्ति अपने युग को दिशा देता है, कोई व्यक्ति अपने युग को खास बनाता है। तो कई दफे इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास पर गौर करने पर यह भी दिखता है कि युग भी मनुष्यों के चरित्र को गढ़ने का काम करते हैं। गांधी के ही उदाहरण से आप देखें तो बहुत सारे सामान्य लोगों के भीतर जो त्याग और बलिदान की भावना प्रबल हुई, जिसकी चर्चा लक्ष्मीदास जी कर रहे थे, वो आज क्यों नहीं दिखता? इससे ये पता चलता है कि युग भी लोगों के भीतर कुछ भावनाओं को पैदा करने में सक्षम होते हैं। पर उसके साथ यह भी दिखता है कि कुछ लोग उस युग को इस तरह की भावनाओं के अनुकूल बनाने का काम करते हैं, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी वैचारिक दृढ़ता से व्यक्ति युग को एक खास दिशा में ले जाने का काम करता है। तो युग भी व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति भी युग को बनाता है। अगर हम गांधी और उनके युग की बात करें तो 2 खंडों में बांटना होगा। एक खंड जिसका रिश्ता मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी में रूपांतरित होने की है। व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी, ये मुमकिन है कि आज मैं ऐसा कई बार सोचता हूँ कि गांधी जी को की जो विद्यार्थी जीवन की प्रतिभा थी, उसको लेकर अगर वो आए होते तो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में भी दाखिला नहीं हुआ होता। वो बहुत ही औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। पर ये जो व्यक्ति मोहनदास गांधी थे, जो नाउन थे, संज्ञा थे, ये अपने आप में एडजेक्टिव कैसे बन गए? क्या अपनी उसी औसत दर्जे की प्रतिभा की वजह से? नहीं, वो कुछ अलग अंकुरण था उनके भीतर, कुछ ऐसे विचार प्रत्यय थे उनके भीतर, कुछ ऐसी भावनाएं थी उनके भीतर जिसने उनको नाउन से एडजेक्टिव बना दिया, मोहनदास से महात्मा बना दिया
और अब एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि वो तो पैराडाइम बन गए, वो तो कसौटी बन गए, प्रतिमान बन गए, जिस एक ऐसा स्केल बन गए, थर्मामीटर बन गए गांधी, जिससे आप किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी भी बड़े युग को, किसी भी बड़ी घटना को आप माप सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस टेस्ट कर सकते हैं गांधी के आधार पर, बाद को या पहले को। तो आप देखिए, एक औसत प्रतिभा का व्यक्ति पहले अपने नाउन को एडजेक्टिव बनाता है, संज्ञा को विशेषण बनाता है, और फिर क्राइटेरिया में तब्दील कर देता है। वो जो करता है, और ये किया उन्होंने अपने शब्द और कर्म के बीच की दूरी को खत्म करके। आखिर उस युग की क्या ताकत थी? जो कहा जाता है कि त्याग की वृत्ति जो लोगों में थी, कुर्बानी की जो भावना थी, बलिदान का जो जज्बा था, कहने में तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पर उस जज्बे, उस भावना, उस वृत्ति पर कदम बढ़ाने का जोखिम लेने वालों की संख्या अब कम हो गई है, वो तादाद कम हो गई है। यह उस युग की विशेषता है, और इस ऐसी विशेषताएं बनाने का काम गांधी सरीखे बहुत लोगों ने किया। तो अगर उनके पूरे युग को, जो कोई 50 साल के आसपास में बटा हुआ है, 22-23 साल की उम्र के बाद, उसके पहले तो उनकी मेकिंग की प्रक्रिया थी जहां वो महज नाउन थे, तो उसको अगर दो हिस्सों में बांट दें और दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा हटा दें, हिंदुस्तान वाले हिस्से को सामने रखें, जो मोटे तौर पर कोई 30-32 साल फैला हुआ है, उसको अगर आप एक युग माने, थोड़ा सरल करने के लिए, संक्षेप करने के लिए, तो दिखेगा दो चीज। पहला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1913 के आसपास भारत में उनके कम ही दोस्त लोग थे, पर उनके एक प्रशंसक और मित्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने अपने विश्व भारती जो संस्थान है उनका, शांति निकेतन नाम से जिसे लोग जानते हैं, वहां उनको बुलाया और उनसे मिलने के लिए अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को बुलाया। आप ध्यान दीजिए, उस समय टैगोर विश्व के एक बड़े मस्तिष्क के तौर पर शुमार किए जा चुके हैं, उनकी पहचान दुनिया के स्तर पर बन चुकी है। 1913 के आसपास नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है। तो उनसे जिन लोगों का संपर्क था, वो भारत के बिल्कुल श्रेष्ठी जन रहे होंगे, संभ्रांत रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही बौद्धिक लोग रहे होंगे। ऐसे कई लोगों को उन्होंने बुलाया गांधी से मिलने के लिए। आचार्य जेबी कृपलानी एक उन्हीं में एक नौजवान थे। ये भी गए मुजफ्फरपुर से मिलने शांति निकेतन। कितनी बड़ी दूरी है उस यात्रा को तय करके। आचार्य कृपलानी ने लिखा है, जिससे गांधी के बारे में पता चलता है, बहुत कमाल कर चुके हैं गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका में। फिर भी कृपलानी ने लिखा है कि मुझे बहुत निराशा हुई इस आदमी को देखकर, कि इसी आदमी से, एक औसत कद का आदमी, कद का मतलब हाइट से, कि आदमी कोई बहुत हैंडसम नहीं दिख रहा है, बहुत स्मार्ट नहीं है, इसकी आवाज में खनक नहीं है, इसके चेहरे पर तेज नहीं है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें नहीं है। इस आदमी से मिलने के लिए गुरुदेव ने हम लोगों को क्यों बुला लिया? आखिर क्या देखा? उन्होंने लिखा कि उस आदमी की आंखें छोटी छोटी थी, मिचमिचाती हुई आंखें थी, बड़ा धीरा बोल रहा था, अपनी बात पर कोई दावा नहीं ठोक रहा था। पर एक बात मुझे महसूस हुआ, उन्होंने लिखा है कि मुझे महसूस हुआ कि आदमी दिमाग से नहीं बोल रहा है, ये दिल से बोल रहा है। ये बोल रहा है जिस बात पर ऐसा लगता है कि एक एक शब्द को बहुत तौल कर कह रहा है, एक एक शब्द के जोखिम को समझते हुए कह रहा है, एक एक शब्द को पूरी ईमानदारी से कह रहा है। ये विशिष्ट बनाता है उस व्यक्ति को। जब वो आ गए हिंदुस्तान, तो आप देखिए उनका कमिटमेंट, कि अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको अपना गुरु मानते थे, उनको बहुत भरोसा अपने इस शिष्य पर नहीं था। अगर बहुत उनको यकीन होता तो कहते, ठीक है, तुम तो बहुत कमाल किए हो दक्षिण अफ्रीका में,
यहाँ भी तुम अपना काम शुरू करो। उन्होंने कहा नहीं, सार्वजनिक सवालों पर कोई भी बात कहने से पहले तुम भारत की कम से कम 1 साल यात्रा करो और भारत की धड़कन को समझने की कोशिश करो, भारत की मनोभूमि को जानने की कोशिश करो। गांधी के पास चुनौती थी कि ये खर्च कहाँ से आएगा। और इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, जिसके कर्ता धर्ता गोखले साहब थे, उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि हम इसका खर्च उठाएंगे, पर नियति को ये मंजूर नहीं था। गोखले का निधन हो गया। देखिए गांधी, ये गांधी है। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के लोगों ने, भारत सेवक समाज के लोगों ने कहा कि गोखले साहब ने आपको वायदा किया था, उनका एग्रीमेंट था, हम इसे नहीं मानते, हम आपको खर्च नहीं देंगे। क्योंकि ये क्या मतलब है कि आप पूरा देश घूमेंगे और देखेंगे और समझेंगे। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी में तब के बड़े काबिल लोग थे जो गोखले के सहयोगी थे, पर गांधी ने कहा कि मैंने तो जिस आदमी से वायदे का एग्रीमेंट किया है वो तो जा चुका धरती से, तो आप तो सक्षम हैं, समर्थ हैं, आपने अपना वायदा तोड़ लिया, हम कैसे वायदा तोड़ें? वो आदमी तो है नहीं जिसके साथ हम वादा तोड़ें, तो हम तो उसका पालन करेंगे, आप पैसा दें या न दें। और 1 साल की उस यात्रा में वो तरह तरह के लोगों से मिले। तीसरे दर्जे में, ट्रेन में तीसरे दर्जे में उन्होंने सारी यात्रा की। उसमें वो किसानों से, मजदूरों से, पत्रकारों से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से, नेताओं से, साथ में साधु महात्माओं से भी मिले। 1 साल की इस यात्रा के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे जो ऋषि तपस्या करते हैं वैसा कुछ प्रतीत होता है कि ज्ञान को पाने के लिए जो अंदर घूमा जाता है, अंदर की यात्रा की जाती है, शायद ऐसी यात्रा गांधी कर रहे थे घूमते हुए भी। और 1 साल बाद, 1 साल तक उनकी जुबान, आंख और कान खुले हुए थे उनके। महामना मालवीय साहब के आमंत्रण पर जब उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान दिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर 4 फरवरी 1916 को, तो हंगामा बन गया। उनको बीच में रोकने की बात कही कि अपनी बात बंद कर दीजिए। आज हम जब सोचते हैं उस पर तो लगता है कि अहिंसा की बात करने वाले इस मोहनदास गांधी ने ऐसा क्या कह दिया होगा कि इनको बीच में रोका गया कि नहीं नहीं ऐसी बात आप नहीं कर सकते, आप अपने भाषण को बंद कर दीजिए। पर नहीं मानते हैं गांधी, वो अपनी बात जारी रखते हैं। दर्शकों से पूछते हैं, वहाँ जो ऑडियंस है, श्रोता है, उनसे पूछते हैं कि क्या मैं बहुत गलत कह रहा हूँ, क्या मुझे अपनी बात बंद कर देनी चाहिए? लोग नहीं मानते, लोग कहते हैं आप जारी रखिए। जारी रखते हैं अपनी बात। तो मंच पर जो मौजूद हैं उस समय की बड़ी अहम शख्सियत एनी बेसेंट साहिबा, और जो सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं दरभंगा महाराज सर रामेश्वर सिंह, वो भाग जाते हैं यहाँ से, मंच छोड़कर सारे लोग भाग जाते हैं। आप सोचिए कि वो कैसी विस्फोटक बात रही होगी गांधी की। गांधी के युग को समझने के लिए, जिसका आरंभ भारत में होता है, इस भाषण, अगर एक उनके किसी जगह के बयान को देखना चाहिए तो बनारस के इस भाषण को देखना चाहिए। अंग्रेजी में दिया गया भाषण था। अच्छी हिंदी नहीं आती थी गांधी को, नहीं बोल पाते थे, पर वो वहां अंग्रेजी में बोलते हुए भी भाषा के सवाल को उठा रहे थे, सफाई के सवाल को उठा रहे थे। पूछ रहे थे कि अगर कल अंग्रेज चले जाएं तो क्या बनारस की गलियां साफ हो जाएंगी, बाबा विश्वनाथ के आसपास की गंदगी दूर हो जाएगी? आप देखिए कितने बड़े सवाल को कहां से वो देख रहे हैं। वो पूछ रहे थे वहां के विद्यार्थियों से कि जब तुम लोग जैकेट पहन लेते हो और ट्रेन में यात्रा करते हो तो यहाँ के आम लोगों को तुम सीट से उठा देते हो और तुम पान चबाकर गंदगी यहाँ वहां फैला देते हो और तुमको बुरा नहीं लगता। ये किस तरह की बात, वो सबको प्रश्नांकित कर रहे हैं। सवालों के घेरे में जमींदारों से पूछ रहे हैं कि आपने जो ये लाखों रुपए का हार पहना है, जो यहाँ आए हैं, ये क्या किसानों के खून को चूस कर आपने नहीं पहना है? वायसराय हार्डिंग से सवाल पूछ रहे हैं
कि वायसराय आए हैं यहाँ बनारस में और इतनी सुरक्षा चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। क्या ये इतने कायर व्यक्ति हैं, इतने डरपोक हैं कि ये कहीं भी चलते हैं तो इतनी सुरक्षा लेकर चलते हैं? तो महारानी और अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिनिधि इतना डरपोक हो, जो अकेले न चल सकता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए? बुद्धिजीवियों से, वैज्ञानिकों से सवाल पूछते हैं कि आप जब दूसरी भाषा में अपना रिसर्च करते हैं तो आपके रिसर्च का फायदा किसको मिलता है? वो हिंसक आंदोलन करने वाले लोगों से कहते हैं कि आपके बलिदान के सामने मैं नतमस्तक हूं, पर आप चोरी छुपे ये सब काम क्यों करते हैं? आप देखिए, किसी को नहीं छोड़ता है व्यक्ति। वहां से इनकी एक अलग इनका जीवन शुरू होता है। उसके बाद जो अहम है, जिससे वो युग गांधी का युग बना, बनारस के भाषण से लगभग इसका पूर्वाभास होने लगा था कि आने वाले युग में ये महत्वपूर्ण इंसान बनकर आएगा ये व्यक्ति। पर 1920 में जो इस आदमी ने किया, उससे तय हो गया कि यह युग अब किसी और के नाम से नहीं जाना जाएगा, यह युग जाना जाएगा गांधी के नाम से। ये 1920 की जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस निर्णय का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उसने बताया कि इस युग को दिशा देने का काम मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे हैं। इस युग के लोगों के लिए प्रेरणा के केंद्र में अब वो बनने जा रहे हैं। 1920 से पहले जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसके सदस्य अमीर उमराव हुआ करते थे, बड़े बैरिस्टर, बड़े जमींदार, संपन्न लोग, जिनको भद्र लोग कहा जाता है। वैसे लोग इसमें आते थे, मीटिंग करते थे, जलसा करते थे, प्रस्ताव पास करते थे और इतिश्री हो जाती थी। गांधी ने कांग्रेस की 1920 के नागपुर अधिवेशन में 54वीं सदस्यता शुरू कराई। 25 पैसा देकर अब कोई व्यक्ति इस संगठन का मेंबर हो सकता था। आप सोचिए कि इस एक निर्णय से इस संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ गई होगी। आप देखिए इसका पार्ट कितना बड़ा हो गया होगा। जब इतने सारे लोग उस संगठन से जुड़ेंगे, तब वो असली मायने में वो संगठन अखिल भारतीय कहा जाएगा। सच्चे मायने में तब ये संगठन भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाएगा। और उसी समय तिलक साहब का निधन हो गया है। तिलक की धारा बिल्कुल भिन्न है, जो गांधी की धारा से अलग है, पर उनके नाम पर वो तिलक स्वराज फंड बनाते हैं। धीरे धीरे 20 लाख के करीब चरखे को जुटाया जाता है और गांव-गांव में इसको फैलाते हैं। अब उसके पहले जो संघर्ष का मॉडल था वो बदल रहा है। कांग्रेस का पार्ट बड़ा हो रहा है। माना जाता था कि संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, ये सारा चीज। अब संघर्ष की प्रकृति बदल रही है। अब उसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे मूल्य जुड़ रहे हैं, उस तरह की बातें जुड़ रही हैं। ये बिल्कुल भिन्न है। उस समय के लोगों के मस्तिष्क में लगता था कि ये कौन सी लड़ाई है, ये क्या कर रहे हैं ये गांधी जी। पर इसका परिणाम बहुत असरकारी साबित हुआ, बहुत दूरगामी साबित हुआ। संघर्ष की प्रकृति बदल गई, संघर्ष की शक्ति बदल गई। जो लोग ये कहते हैं कि वो मजबूरी के नाम है, वो उनको ठीक से नहीं समझते। ऐसा लक्ष्मीदास जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने बताया कि वो कैसे मजबूती के नाम है। उन्होंने अहिंसा की शक्ति को साबित किया और अहिंसा की शक्ति को साबित करने के लिए सबसे पहले जरूरी बताया कि आपको निर्भय होना होगा, आपको भय रहित होना होगा। जो आप कह रहे हैं उसके लिए खुलेआम जोखिम उठाने को तैयार होना होगा। अब आप देखिए उसके बाद कैसे धीरे धीरे वो पूरे देश पर आच्छादित हो जाते हैं। जब गांधी कोई थोड़ा 3 साल पहले आई है, लोग भले ही गांधी की ताकत को नहीं समझ रहे हों, भारत के लोग इनको भले ही कायर और पता नहीं क्या समझ रहे हों, पर अंग्रेजी हुकूमत इस ताकत को समझ रही थी।
1917 में जब गांधी गए हैं चंपारण, उस समय पंजाब की खुफिया पुलिस ने बिहार को जो रिपोर्ट सौंपा है कॉन्फिडेंशियल, उससे पता चलता है कि भारत के तब के लोग या आज के ये सो कॉल्ड अपने को क्रांतिकारी और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित लोग भले ही गांधी के महत्व को न जानते हों, उनके तेज को, उनकी क्रांतिकारिता को समझने में अक्षम हो, पर अंग्रेजी व्यवस्था उसकी खुफिया इसको समझने में पूरे तौर पर सक्षम थी। बनारस के भाषण के बाद संयुक्त प्रांत की खुफिया ने ये रिपोर्ट पूरे देश के गवर्नरों को भेजा कि ये जो व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी, ये बहुत खतरनाक बातें करता है, इसके जाने से सेडिशन फैलेगा और वो सेडिशन संक्रामक किस्म का होगा, इसलिए इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखे जाने की जरूरत है। इसी रिपोर्ट के आलोक में गांधी को चंपारण में नोटिस दिया गया था कि आपके यहाँ रहने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का डर है, महारानी ब्रिटिश हुकूमत के शासन को खतरा है आपसे। आप देखिए कि लोगों को पता नहीं है, पर खुफिया इस मामले में सब कुछ सचेत ढंग से कर रही है। वायसराय और गवर्नर तक इसकी रिपोर्ट जा रही है, इस आदमी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। गांधी जब चंपारण गए तो कोई अखबारों की खबर नहीं बनी, उन्होंने खुद कुछ लोगों को टेलीग्राम किया, एक किसान राजकुमार शुक्ल के साथ गए, उनकी वैसी तब पहुंच नहीं थी पर खुफिया की निगाह में थी। वहां जिसका बहुत अच्छा जिक्र लक्ष्मीदास जी ने किया कि जिस तरह उन्होंने किसानों को बताया और एक रिसर्च स्कॉलर की तरह जो सत्य की खोज में गया है, फैक्ट्स जानने गया है कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उनका शोषण होता है, क्या वास्तव में शोषण होता है, वो जानने के उससे और आगे बढ़िए तो इस आदमी के भीतर जो एक दूसरा गुण है, किसी को शत्रु नहीं मानने का, इससे युग बनता है उनका, इससे वो अपने दौर के बाकी लोगों से अलग पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वो भारत की आजादी की बात तो कर रहे हैं, पर भारत की आजादी की बात केवल भारत के लिए नहीं है। एक बात जिसके जरिए गांधी के मनोभूमि को, उनके मस्तिष्क को समझना शायद ठीक होगा, उनका मानना था कि जिस संरचना ने लोगों को गुलाम बनाया है, तो जो शासित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उस पर तो अत्याचार हो ही रहा है, पर जो पीड़ा पहुंचा रहा है, जो शासक बना हुआ है, दरअसल वह भी उसी स्ट्रक्चर का शिकार है। यानी जो हिंसा कर रहा है दूसरे पर, वो खुद भी हिंसक स्ट्रक्चर का शिकार है। यानी हिंसा करने वाले व्यक्ति को केवल आप बदल दें तो हिंसा दूर नहीं होगी। जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है वह अगर सताया हुआ है, तो जो सता रहा है वास्तव में वह भी सताया हुआ है। वह जो हिंसा करने को अभिशप्त है, इससे उसके भीतर की मनुष्यता पर खतरा है। वो खुद अपने भीतर एक अपने शत्रु को रखा है, वो अपने भीतर एक क्रूरता को पैदा करने वाले एलिमेंट को रखा है, जो अंततः इस व्यक्ति को खत्म कर देगा। यानी गांधी को ये ठीक ठीक लगता था कि ये जो लोग हैं, ये जो अंग्रेज हैं या जो हिंसा करते हैं, ये खुद पीड़ित और प्रताड़ित है। ये सोच उस समय के लिहाज से अपवाद स्वरूप था। और ये जो युग है, ये युग चाहे गांधी का हो या सुकरात का हो, लंबा गैप है दोनों के बीच, पर दोनों को सताया गया, दोनों को तंग किया गया। अगर गांधी उस जमाने में नायक थे, उनकी एक आवाज पर लाखों नौजवान अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, तो
वैसा ही यह भी था साथ ही साथ कि गांधी की निंदा करने वाले, गांधी को गालियां देने वाले, गांधी को अपना शत्रु समझने वाले लोग भी मौजूद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग उनकी निंदा कर रहे थे, जो उनको गालियां देते थे, जो उनको शत्रु समझते थे, उनसे भी गांधी संवाद करना चाहते थे। उन्होंने खुद किसी को अपना शत्रु नहीं माना। जब इस बात को दार्शनिक स्तर पर समझने की कोशिश की जाएगी तो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर वो दिखते हैं जो सिर्फ अपने सत्य पर ही अडिग नहीं है, जो सत्य की बहुलता की बात करते हैं, जो दूसरे के भिन्न सत्य के लिए भी अपने मस्तिष्क को खुला रखने को हमेशा तैयार है। इसलिए वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। तो ये जो युग बना जिसमें बहुत तरह के स्वर थे, बहुत तरह की आवाजें एक साथ थी, ये आवाजें कई बार एक दूसरे का संगत करती थी और कई बार एक दूसरे के बरक्स मुख्तलिफ बिल्कुल समानांतर खड़ी होकर सामना करती थी, मुकाबला करती थी। गांधी ढुलमुल भी नहीं थे कि अगर वो सबके सत्य को सुनने का मादा रखते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि अपने विचारों पर दृढ़ नहीं थे। वो अपने विचारों पर पूरे बजिद रहते थे, दृढ़ रहते थे तब तक जब तक उनका विवेक कहता था कि वो सही है। अगर उनकी अंतरात्मा ने, उनके विवेक ने उनको यह एहसास करा दिया कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो उनको इसे बदलने में भी कोई गुरेज नहीं था। आप देखिए ये कितना दिलचस्प है कि जिन लोगों के समानांतर गांधी को खड़ा किया जाता है, मैं उन माफी वीरों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कई पत्र लिखकर माफी मांग ली, मैं उनके वैचारिक संतानों की बात भी नहीं कर रहा जो हत्यारों की जमात बनाकर खड़े हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदान और त्याग को जरा भी इंकार नहीं किया जा सकता। सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब लोग जानते हैं कि गांधी जी की वजह से ही उनको कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी थी। वह व्यक्ति अध्यक्षता छोड़ने के कई साल बाद गांधी को अपना पिता ही नहीं, राष्ट्र का पिता कहकर संबोधित करता है। आज जो हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इसकी पहली और मजबूत आवाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आप देखिए कि जिस आदमी की पूरी राजनीति खत्म हुई जिसकी वजह से, उसको अपना देश का पिता वो बता रहा है। यानी हमको पूरी विनम्रता से इस बात को माननी होगी कि आज जो ये व्हाट्सएप पर नफरत की बातें फैलाने वाला गिरोह सक्रिय है, जो आईटी सेल है, ये इन सारे लोगों से उन्नत मस्तिष्क के और त्याग वृत्ति के और भारत माता के सच्चे सपूत के तौर पर सुभाष बाबू तो जरूर थे, वो उनको राष्ट्रपिता बना रहे थे। ये गांधी है। सुभाष बाबू को पता था कि ये युग किसका है, ये इस युग की धड़कन को कौन पहचानता है, इस युग को दिशा कौन देता है, इस युग की सच्ची आवाज किसकी जुबान से निकलती है, कौन व्यक्ति भारत के सारे लोगों की बातों को लेकर चलने वाला है। ये सुभाष बाबू समझ रहे हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपिता बना रहे हैं। ये एक और जिन व्यक्ति की वजह से गांधी को आजकल बहुत कलंकित करने का प्रयास किया जाता है, महात्मा मुंशी राम, जिनको ज्यादातर लोग स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते थे। इस व्यक्ति ने पहली बार गांधी को लिखित रूप में महात्मा कहकर संबोधित किया है। आज आप देखते होंगे, हमारे पास तो हम बहुत नौजवान दोस्तों से मैं मिलता हूं, अपने विद्यार्थियों से, तो आकर मुझे दिखाते रहते हैं कि कैसे महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के कातिल के साथ गांधी को जोड़ने की बात की जाती है। ये मूर्ख लोग नहीं जानते कि उसी स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, पर पहली बार कहने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को है। अब आप देखिए जरा युग कैसे बना रहे हैं।
युग बना रहे हैं लोगों को सामान्य लोगों के भीतर साहस देकर, सामान्य लोगों को उनका श्रेय देकर, सामान्य लोगों जो गूंगी समझी जाने वाली जनता थी, जिसको साहस नहीं था बोलने का, उसके भीतर आजादी की कामना को भरकर पूरी दुनिया में उस समय, उस दशक में जब गांधी भारत में आजादी की लड़ाई में सक्रिय होते हैं, दो तरह के प्रयोग घटित हो रहे थे। एक सोवियत रूस में, और संयोग से उसी साल बिहार के एक छोटे से जिले चंपारण में, दोनों का साल 1917 है। एक तरफ हिंसा की ताकत से सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति अहिंसा के जरिए सब बात कर रहा था वो सत्ता की बात ही नहीं करता था। चंपारण में कभी गांधी ने कहा ही नहीं कि इसके जरिए हम कोई आजादी की लड़ाई लड़ने आए हैं या भारत की सत्ता पर कब्जा करने आए हैं। आज 103 साल बाद क्या यह कहने की जरूरत है कि सोवियत रूस का क्या हश्र हुआ और दुनिया ने किस रास्ते को अपना रास्ता माना? वो रास्ता, गांधी को भी इसका एहसास था कि वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो कहते थे कि अहिंसा और सच्चाई जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता उतना ही पुराना है, ये बातें उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी नदियां हैं, जितने पुराने पर्वत हैं। तो उन पुराने मूल्यों को जो महज आध्यात्मिक या धार्मिक मूल्य माने जा रहे थे, उनको गांधी ने दिन ब दिन के जीवन में घटित किया। उनको गांधी ने राजनीति के फील्ड में प्रयोग करके दिखाया। ये फर्क था, और जिसको दुनिया ने स्वीकारा कि अगर आपको बचना है तो इसी रास्ते पर चलना होगा। जिस भारत की आजादी की लड़ाई की बात गांधी ने बाद के दिनों में कही, तो वो इस बात को भी कहते थे कि दरअसल ये भारत की आजादी महज भारत के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। असल में आजादी की लड़ाई के साथ गांधी एक नई किस्म की सभ्यता बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम और आप ये कह सकते हैं कि वो उस कोशिश में कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, पर उनका प्रयास महज राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था। वो तो था, पर सिर्फ ये नहीं था, वो था लोगों को बदलना, पूरी सभ्यता को बदलना, पूरी दुनिया की संस्कृति को बदलना। और सभ्यता और इस संस्कृति को किस तरह बदल रहे थे? वो बदल रहे थे कि अगर हिंसा की ताकत रहेगी तो ताकतवर कौन होगा? ताकतवर वह होगा जिसके पास हिंसा की ज्यादा ताकत होगी। ताकतवर वह होगा जो ज्यादा बाहुबली होगा। फिर कमजोर लोगों का, कमजोर मुल्कों का क्या हश्र होगा? आज जो हम देखते हैं कि तमाम तरह के किंतु परंतु लगाकर लोग दुनिया के जो दो ताकतवर देश हैं उनके पक्ष में जाने की बात करते हैं। वो चाहे अमेरिका हो, एक अलग तरह से ताकत और हथियार का कारोबार करने वाला देश, या दूसरे मॉडल पर चलने वाला उतना ही क्रूर किस्म का देश चीन हो। इन दोनों के पास क्या सच्चाई का रास्ता है? चीन ने तिब्बत के साथ क्या किया, अमेरिका ने इराक के साथ क्या किया, ये कौन नहीं जानता है कि वहां तेल के लिए सब कुछ हुआ? ये कौन नहीं जानता है कि आसपास के इलाकों पर चीन की जो गिद्ध दृष्टि लगी हुई है वो क्या बताती है? और हम लोग अब किसी तरह चाहते हैं कि इस माइट को राइट ठहरा दें। तो गांधी जो कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश दरअसल उस दर्शन का प्रत्याख्यान था, उसका विलोम रचने का प्रयास था, जो जिसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन ने की थी, जहां सरवाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा। गांधी को ठीक से मालूम था कि ये जो फिटेस्ट बनाने वाली पद्धति है ये बेहद क्रूर है, खतरनाक है, ये मनुष्यों के विरोध में है।
एकाधिक बार गांधी ने इस बात को कहा कि मैं भारत के पक्ष में हूं, पर अगर भारत ने कभी गलत रास्ता अख्तियार किया और भारत का रास्ता मानवता के खिलाफ गया तो मैं मानवता का साथ दूंगा। इससे यह पता चल रहा है, और इस बात को याद करके हम लोग कहें कि एक तो युग बनता है, आजकल बहुत सारे नेताओं के नाम पर उनके भक्त लोग युग बनाने की कोशिश करते हैं, ये पिछले 60-70 साल से चल रहा है। तो एक युग बनता है लोकप्रियता को देखकर, कोई व्यक्ति किसी जाति का नेता है, कोई किसी धर्म का नेता है, कोई किसी भाषा का नेता है, कोई किसी जेंडर का नेता है। ये छोटी छोटे खंडों के पाखंड करने वाले लोग, भले ही वो अपने आप को सबका नेता साबित करें, ये वास्तव में प्रतिनिधि होते हैं अपने समुदाय के, और समुदाय की ताकत अर्जित करके जाते हैं। गांधी इस मायने में किसी के प्रतिनिधि नहीं थे, वो नेता थे मनुष्यता के। तब वो कह सकते थे कि अगर मनुष्यता के रास्ते में रुकावट हमारा ये बनेगा तो हम उसके पक्ष में जाएंगे। नेता और प्रतिनिधि के फर्क को समझ लेना चाहिए। प्रतिनिधि हमेशा जिन समूह का प्रतिनिधित्व करता है उसके हित की बात करता है, चाहे उससे नुकसान किसी का हो। पर जो सच्चे मायने में नेता होता है वो उस युग को बदलता है, भले ही जोखिम उठाना हो। तभी तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया और कहा कि नहीं, अगर हम भी वैसी ही हिंसा कर रहे हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क है। अपनी छोटी सी किताब जो हिंद स्वराज, जो उनके पूरे चिंतन की बुनियाद है और बुलंदी भी है, उसमें उन्होंने कहा था कि तुम लोग बाघ का स्वभाव तो चाहते हो पर बाघ नहीं चाहते, तुम यही ढांचा अपनाना चाहते हो। आप आज भी देखिए 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो जेल मैनुअल और पुलिस एक्ट बना था वही मौजूद है या नहीं। अंग्रेजों ने जिस पूरे ढांचा का निर्माण भारत के लोगों का दोहन करने के लिए किया था, वही ढांचा मौजूद है या नहीं, वही ब्यूरोक्रेसी है या नहीं, वही सत्ता संरचना है या नहीं, वही सारी कुर्सियां हैं या नहीं। गांधी अगर उपनिवेश का विरोध कर रहे थे तो साथ में वो यह भी नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद भारत के भीतर इंटरनल कॉलोनी बन जाए, यहाँ के कुछ इलाकों को आप आंतरिक उपनिवेश बना लें और भारत और इंडिया के तौर पर इसको विकसित कर लें, और इंडिया लंकाशायर और मैनचेस्टर और लंदन की नुमाइंदगी करने लगे और भारत तब के हिंदुस्तान की। वो इन दोनों के फर्क को समझ रहे थे, इसलिए वो अपनी पूरी संरचना को विकसित कर रहे थे और उस लिहाज से वो अपने युग को बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह बड़ी दिक्कत की बात है कि पूरी दुनिया में गांधी के उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की गई और उसको खारिज कर दिया गया। अभी हम लोग जिस दौर में बात कर रहे हैं ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है कि ये जो संकट आया है कोविड, ये पता नहीं, ये तो अणु और परमाणु से भी कितना लाख गुना छोटा है। इसने पूरी दुनिया को उसकी औकात दिखा दी है। सारे एटम बम, मिसाइल, सारे हथियार धरे रह गए और उसने इस एक वायरस का कुछ नहीं किया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अरे गांधी की बात करना तो पता नहीं कितने लाख साल पीछे जाना है, ये गति कैसे रुकेगी, हम नहीं रोक सकते, दुनिया इस गति को नहीं रोक सकती। सबकी गति ठहर गई, एक वायरस की वजह से थम सी गई दुनिया। यही तो कहा था गांधी ने कि थोड़ा विलंब के रुक कर सोचो तो भाई, ये जो गति को, फास्ट होने को विकास का, डेवलपमेंट का, सबका पर्याय बना दिया गया, उसको प्रश्नांकित कर रहे थे गांधी। उसका एक अलग ढांचा दिखा रहे थे गांधी, जिसको स्वीकार नहीं किया गया। और गांधी के पूरी बात को जिसके जरिए उनका युग बनना था वो उनकी ताबीज है, जो अभी
कि दुनिया का सबसे बड़ा सच, अभी के दुनिया का केंद्रीय डिसिप्लिन जो इकोनॉमी बना हुआ है, अभी हर चीज को जायज ठहरा दिया जाता है इकोनॉमी के नाम पर, उसका वो विकल्प रचने का कोशिश करता है। ये जो ट्रिकल डाउन थियरी वाला इकोनॉमिक्स है, जो निहायत फर्जी किस्म का है, जो पूंजीपतियों और अमीरों की गुलामी से उसकी चापलूसी में गढ़ा गया है, उसको फायदा पहुंचाने वाला, गांधी इसको उलटने की बात कर रहे थे। अभी की सारी नीतियां बताती है कि ऊपर के लोगों का भला करो तो रिश्ते रिश्ते भीख के तौर पर कुछ नीचे भी आ जाएगा। गांधी अपनी ताबीज में कहते थे कि नीति बनाते वक्त हमेशा सोचो कि जो सबसे गरीब आदमी तुमने देखा है, जो सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन घटित हो रहा है, उसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आ रही है, उसका दुख कितना दूर हो रहा है। गांधी के नाम पर चाहे कोई भी आ जाए, पूरी दुनिया की हुकूमत, उसका लिटमस टेस्ट करने के लिए ये पर्याप्त है कि उसने जो कानून बनाए, उसने जो नीतियां उसने बनाई, उसकी नीयत की जांच अगर सिर्फ इसी मामले पर कर ली जाए कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसका होना है, सबसे अमीर का या सबसे गरीब का। गांधी यहाँ अपने युग के बाकी लोगों से इस मायने में भी भिन्न थे, जिस वजह से उनका युग कहा जाना चाहिए, वो ये कि जब वो आखिरी व्यक्ति की बात कर रहे थे तो उसको उन्होंने जेंडर से निरपेक्ष रखा था, उसको उन्होंने जाति से निरपेक्ष रखा था, उसको उन्होंने क्लास से निरपेक्ष रखा था, उसको उन्होंने धर्म से निरपेक्ष रखा था। वो जो मजलूम होगा आखिरी कतार में खड़ा हुआ, उस सबको रखा था। और जब मैं इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ तो भारत के मिथ का एक चरित्र मुझे दिखता है, वो है शिव। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत के लिए तो बहुत मारामारी थी देवताओं में, और विष उस समय के सो कॉल्ड राक्षसों को दिया गया, फिर भी घड़ा में विष बच गया। वो विष को कौन पान करे? किसी देवता में सामर्थ्य नहीं थी जो गद्दी के लिए लड़ रहे थे। उस विष को पिया शिव ने, वो नीलकंठ हो गए, वो बच गए क्योंकि वो महादेव थे। गांधी जिन सवालों से जूझ रहे थे, जिस सांप्रदायिकता के विष को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उस विष को गांधी ने भी पिया, पर वो इंसान थे इसलिए वो शहीद हो गए। आप देखिए उस समय के 4 बड़े लोगों, अगर उस समय के सारे विचारों को 4 कोटि में आप बांट दें तो ये चारों बिल्कुल उलट बात करते थे गांधी के बारे में। ये बड़ा दिलचस्प है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ, जो एक समय तक गांधी का प्रशंसक भी था, वो गांधी को हिंदुओं का हितैषी कहता था। और गांधी के हत्यारे, जिन लोगों ने गांधी को गोली मारी और 30 जनवरी 1948 को मारने से पहले जो 5-6 प्रयास उन पर कर चुके थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों क्या हितैषी है। अब ये जिन्ना और हिंदुओं के जिन्ना, ये दोनों एक तरह की बात सोच रहे थे। एक आदमी कहता था वो हिंदुओं का है, एक कहता था मुसलमानों का है। जो पंडे और पुरोहित गांधी पर हमला जिन्होंने देवघर में किया था, पुणे में किया था, जब गांधी ने छुआछूत के खिलाफ बात कही, जब गांधी ने कहा कि कोई भी शास्त्र छुआछूत को जायज नहीं ठहरा सकता, और अगर कोई शास्त्र ठहराता है, कोई धर्म ग्रंथ ठहराता है, तो मैं उसे खारिज करता हूं। जिन पंडों ने हमला किया ये कहकर कि गांधी तो अछूतों को से छुआछूत करने का विरोध करता है, ये उस मंदिरों का बायकाट करता है जिसमें उस समय के सो कॉल्ड अछूत लोग नहीं जा सकते, उन्होंने हमला किया। और दूसरी तरफ जो उस समय के अछूत कम्युनिटी के लोग थे, जिनको अब दलित शब्द कहा जाता है, दलित श्रेणी में हम देखते हैं, वो भी उतना ही गाली देते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो प्रच्छन्न किस्म का हिंदूवादी है, ये तो ब्राह्मणों का पोषक है। आप देखिए कितना दिलचस्प है। जिन्ना और हिंदुओं के कट्टर जिन्ना, इधर
पाखंडी पंडे और इधर दूसरी तरफ जो अपने को दलितों का हितैषी कहने वाले हैं, दोनों गांधी पर अलग अलग मत रख रहे हैं। तीसरे विचारों आखिरी विचारों की नुमाइंदगी करने वाले जो लेफ्ट के लोग हैं, वो गांधी को क्या कहते थे, वो हमेशा पूंजीपतियों का दलाल समझते थे। इसीलिए उन्होंने गांधी से अपनी दूरी बनाकर रखी थी। इसीलिए वो ब्रिटिश व्यवस्था उनको सूट करता था। उनको लगता था कि रसिया जिस रास्ते पर जाएगा हमको उसी रास्ते पर जाना चाहिए। वो भारत की आजादी से ज्यादा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का संतुलन बनाने की कारगुजारी कर रहे थे। ये उस गांधी के लिए कह रहे थे जो आखिरी आदमी को अपनी कसौटी बता रहा था, जो कहा कि आजादी मिलने के बाद जिसने घोषित किया कि अब राष्ट्रीय पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन करना होगा। ये बिल्कुल अलग अलग मत इस आदमी। तो इसको किस श्रेणी में आप रखेंगे? ये सुकरात की श्रेणी बनेगी। ये वही श्रेणी बनेगी जो हलाहल पाई नीलकंठ महादेव की होगी। और वही हस्र होना था गांधी का, और वही हुआ भी। पर इन्हीं खतरों को उठाकर गांधी ने उस युग को अपना युग बनाया, या उस युग में साबित किया कि इस युग की असली नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति मैं हूं, और वो थी। शुक्रिया। आप दोनों को मैं गांधीवादी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गांधी ने जगह जगह पर लिखा है कि वाद का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अध्येता तो गांधी के अध्येता। तो आप दोनों ने जो बात कही वो लगभग हमारी क्वेश्चन से ऊपर चली गई है, मैं मानता हूँ। बट एक चीज बताइए मुझे कि जब कांग्रेस में इतने सारे लोग जुड़े देश के, तो हम गांधी के विचारों को आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? कहाँ चूक हो गई? लक्ष्मी से मैं पहले पूछूंगा। लक्ष्मी जी आप बताइए। मुझे बोलना है जी। देखिए, ऐसा था कि गांधी जी के साथ कांग्रेस जुड़ी या गांधी जी ने कांग्रेस को चालना दी, लेकिन जो अगर हिंद स्वराज की बात करेंगे, जिस किताब की बात राजीव जी ने की है, उस हिंद स्वराज किताब को, उस पुस्तिका को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन ये कहा गया कि जब वर्किंग कमेटी में पुस्तक रखी गई तो कहा इसको डस्टबिन में डाल। तो गांधी ने कांग्रेस को इंस्पायर किया, कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन गांधी के विचार को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं, क्योंकि वहां एक फर्क रहा। इसका नतीजा है कि कुछ बातों को उन्होंने स्वीकार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत नॉन अलाइड मूवमेंट का नेता बना, भारत ने अहिंसा की बात भी की, लेकिन कुल मिलाकर के जो गांधीयन फिलॉसफी थी उसको न तो उन्होंने अपने कार्यकाल में स्वीकार किया, और फिर उसमें से जो ले सकते थे उतना लिया, और इंटरनल कंट्राडिक्शंस इतनी थी कि वो कांग्रेस गांधी का उस तरह का जो स्वरूप बनना चाहिए था वो नहीं। राजीव जी आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा। राजीव जी आपसे भी यही सवाल रहेगा। लक्ष्मीदास जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और सही बात है कि गांधी के गुरु और गांधी के शिष्य दोनों हिंद स्वराज को नहीं मान रहे थे। ये गांधी को पता भी था। उन्होंने हिंद स्वराज के आगे की भूमिका में कहा है कि मैं जिस रास्ते की बात करता हूं या जिस पर चलना चाहता हूं और जैसा देश बनाना चाहता हूं, अभी उसके लिए भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग तैयार नहीं हैं। तो मैं तत्काल में इस रास्ते पर चल रहा हूं जिसके लिए वो तैयार है, पर मेरी साथ साथ कोशिश होगी अपने रास्ते पर लोगों को लाने की। दूसरी बात कि ये महज लोगों का मामला नहीं था। अगर इसको थोड़ा आप गहराई से दार्शनिक धरातल पर ले जाएंगे तो जो आधुनिक शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा जो औपनिवेशिक शिक्षा थी, जो अभी पूरी दुनिया में है, और वो उससे दीक्षित और प्रशिक्षित लोगों का जो मानस बनता था, वो व्यक्ति के भीतर उसी का इंटीमेट इनेमी रख देता था।
मैं ये जो शब्द कह रहा हूँ इंटीमेट इनेमी, ये समाज मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी साहब का शब्द है। वो एक जिगरी किस्म का दुश्मन आपके भीतर पैदा कर देता था। गांधी इस बात से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इस रास्ते पर चलकर अगर आजादी मिलेगी तब भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में लड्डू है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यही रहेगा। वो चले जाएंगे पर ढांचा तो उन्हीं का रहेगा। अंग्रेजों से पहले भारत में जो भारतीय हिसाब का ढांचा था, जिसे उसके पहले के किसी शासक ने नहीं तोड़ा था, जिसमें समाज की शक्ति मजबूत थी, जिसमें समाज हर चीजों को परिचालित करता था, कानून के द्वारा जिसको बदलने की कोशिश नहीं की जाती थी, उस ढांचे की बात कर रहे थे गांधी। और अगर आप इसको दो हिसाब से देखें, 1945 में दिसंबर महीने में गांधी ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भेजा। बड़ा दिलचस्प है वो पत्र। उसमें उन्होंने कहा कि अब लगभग तय हो चुका है कि तुम मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हो और तुम ही आगे की गद्दी संभालोगे, इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच ये बात साफ हो जानी चाहिए कि तुम्हारे हिंदुस्तान का खाका क्या है तुम्हारे मस्तिष्क में और मेरे हिंदुस्तान का खाका क्या है। गांधी ने कहा कि मेरे लिए मेरे हिंदुस्तान का खाका वही है जो हिंद स्वराज में था। बड़ा दिलचस्प है, इसको आप देखिए जरा, बिंब के हिसाब से, मेटाफर के हिसाब से समझिए। गांधी ने यह पत्र हिंदी में लिखा, नीचे लिखा कि आजकल तुम हिंदी कम पढ़ते और समझने लगे हो, इसलिए मैं इसका तर्जुमा करके अंग्रेजी में नथी कर दे रहा हूं। वो चाहते तो अंग्रेजी में ही लिख देते, पर हिंदी में लिखा, फिर तर्जुमा करके अनुवाद करके अंग्रेजी में रखा। और उसके बाद से इस मुद्दे पर कभी उनकी और नेहरू जी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात तो कई हुई पर बात नहीं हुई। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हिंद स्वराज को तब भी हम लोगों ने महत्व नहीं दिया था और मुझे नहीं लगता कि अब भी महत्व देना चाहिए। उसका कारण ये था कि जो आधुनिक मानस था वो गांवों को जड़ता और जहालत का केंद्र मान रहा था और गांधी गांवों के आधार पर आधुनिक भारत की अधिरचना की कल्पना कर रहे थे। वो जिस स्ट्रक्चर की कल्पना कर रहे थे, जिस वितान को रच रहे थे, उसमें उसकी बुनियाद गांव को होना था। पर ये तो सच है कि गांव में ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जो जड़ता और जहालत के केंद्र हैं। तो दोनों की असहमतियां कहाँ थी? क्या गांधी ये देखने में अक्षम थे कि गांव में बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत क्रूर किस्म की कई व्यवस्थाएं हैं? गांधी ने उस पत्र में कहा कि मैं जिस गांव की बात कर रहा हूं, जिसके आधार पर दुनिया भारत को गढ़ने की बात कहता हूं, वो गांव मेरी कल्पनाओं में है, वो इमेजिन्ड विलेज है, वो कल्पित गांव है। उस गांव को अभी गढ़ा जाना है। और जो लोग इसको खारिज कर रहे थे वे लोग इस कल्पित गांव को मौजूदा गांव समझने की भूल कर रहे थे, या वो मान कर चल रहे थे कि गांव को बदला ही नहीं जा सकता। दोनों स्थितियों में ये लोग जिन्होंने बाद में भारत की गद्दी को लिया, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, आप इसमें केवल कांग्रेस को मत रखिए, इसमें डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हैं। ये सारे लोग जिसमें शामिल हैं, इन सब लोगों की कल्पनाओं में कल्पित गांव नहीं था, या इनमें वो मादा नहीं था समझने का कि गांवों को बदला जा सकता है। अगर वो कल्पित गांव नहीं समझ रहे थे तब भी उनकी कमी थी, और अगर ये मान कर चल रहे थे कि भारत के गांव बदलेंगे ही नहीं, तब तो ये बहुत हास्यास्पद है। फिर तो ये मान कर चलना होगा कि बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादातर आबादी को बदला ही नहीं जा सकता। और जब भी बदलाव घटित होगा, जो दूसरा तरीका है जिस वजह से ये गांव तक नहीं पहुंचा, वो है गांधी का भरोसा हमेशा समाज की शक्ति पर था। बाद के हर आदमी तब से लेकर आज तक ये कानून व्यवस्था और इंस्टीट्यूशन के जरिए, संस्थानों के जरिए बदलाव घटित करने के हिमायती हैं।
हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कानून बेहतर ढंग के हैं पर समाज में उसका असर नहीं है। दहेज को लेकर कानून बहुत पहले बना, कानून समाज से बहुत आगे है कई मामलों में, पर समाज कई कदम पीछे है। तो समाज को बदलने का काम जिसके लिए गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को रखा था, और वो हमेशा महत्व देते थे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को उन लोगों से जो कानून व्यवस्था के जरिए बदलने की कोशिश कर रहे थे। पर आज क्या आलम है? आज केंद्रीय स्थिति कानून व्यवस्था की है, रचनात्मकता की केंद्रीय स्थिति नहीं है। तो ये टकराव दरअसल दो तरह के दार्शनिक ढांचा का था, दो तरह के सोच का था। चाहे कोई व्यक्ति आया इस गद्दी पे तब से लेकर अब तक वो एक ही तरह के ढांचे की नुमाइंदगी करता है, उसका दिमाग एक ही तरह के ढांचे में बना हुआ है, ये मानकर चलना पड़ेगा। और इसने गांधी को जन जन तक नहीं पहुंचाया। पर यह भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि गांधी अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंचे। आप अभी भी कोई भी सर्वे कर देख लीजिए, ज्यादातर लोगों के भीतर गांधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान होगा। ये व्हाट्सएप नाम का यूनिवर्सिटी जब से सक्रिय हुआ है और एक पूरा संगठित फौज जब से लगा है उनका चरित्र हनन और उनके बारे में दुष्प्रचार करने को लेकर, तब की बात थोड़ी भिन्न है। लक्ष्मण जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा कि जो राजीव जी कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू गांधी का चरित्र हनन हो रहा है, तो क्या हमने गांधी के विचारों को, उनके लेखों को एक लाइब्रेरी में कैद कर दिया, एक सीमा तक बांध दिया? हाँ, ये बात सही है कि गांधी विचार को जो मानने वाले लोग हैं उनके पास इतनी मजबूत धरोहर होने के बावजूद वो इस दुष्प्रचार का मुकाबला नहीं कर पा रहे। राजीव जी ने ठीक कहा कि वो काफी संगठित है और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर पा रहा है, उपयोग कर पा रहा है। और हम लोग गांधी विचार को मानते हैं, वो अपने ही एक मुद्दे में सीमित हो गए हैं। हमको लगता है कि गांधी अपने आप निपट लेगा, ये एक कारण है। दूसरा, गांधी के बारे में सोच समझ करके ऐसी धारणाएं या धारणाएं बना दी गई। मैं एक मिसाल आपको देकर के अगर अपनी बात कहूं कि गांधी बकरी का दूध पीते थे और बकरी को काजू बादाम खिलाए जाते थे, ये गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार है। मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, कोई किताब नहीं मिलती है जहां गांधी को बादाम खाने के लिए बकरी का सहारा लेना पड़े। अगर गांधी सीधे बादाम खा लेते तो कोई उनको रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। गांधी महान बादाम ना खाने के कारण नहीं बना, लेकिन गांधी बकरी का दूध पीते थे। तो क्यों पीते थे इस बात को तो भूल गए लोग। मैं यहाँ आपके माध्यम से ये शेयर करना चाहता हूँ कि गांधी पर घूम रहे थे, वहां उनको लगा, देखा उन्होंने कि एक गाय का दूध निकालने के लिए उसकी टांग पीछे की बात से दूध निकाला जा रहा है। तो गांधी जी को लगा बहुत अत्याचार है गाय के ऊपर और इस अत्याचार के द्वारा जो दूध निकाला जाता है मुझे नहीं पीना चाहिए। उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया। आश्रम में उनके जो साथी थे, सहयोगी थे, उनको बहुत शोर बुरा लगा, दुख लगा, चिंता हुई कि गांधी के खाना बहुत ही सीमित है, उसमें दूध भी गायब हो जाएगा तो क्या करेंगे। किसने सुझाया कि बकरी का दूध निकालने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करने पड़ते, अत्याचार नहीं करना पड़ता। जब गांधी जी को विश्वास हो गया कि बकरी का दूध निकालने के लिए अत्याचार नहीं करना पड़ता है, तो उन्होंने बकरी का दूध पीना स्वीकार किया। इस पूरी कहानी को ना तो हम लोगों को बता पा रहे हैं, ना मीडिया बता पा रहा है, ना व्हाट्सएप ग्रुपों में हम ये बात कह पा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में यही बात आ रही है कि गांधी बकरी का दूध पीता था, बकरी को काजू किशमिश खिलाता था, उसके माध्यम से काजू किशमिश का असर लेता था। तो ये जो गांधी के बारे में अवधारणाएं बनाई गई, मैं तो निश्चित रूप से नम्रता पूर्वक उस किसी भी मंच पर ये चर्चा करने को तैयार हूँ कि जो गांधी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सारे का सारा गांधी के ज्ञान का सबूत है, क्योंकि वो बातें, ये जो बातें कही जा रही है वो है नहीं गांधी के बारे में। गांधी एक सीधी लाइन लेकर के
सत्य अहिंसा पर आधारित लाइन लेकर के अपना आगे बढ़ रहे थे, और जिस समाज की वो कल्पना कर रहे थे वो समाज बनाने की उनकी उत्सुकता भी थी। समय नहीं मिला, ये अलग। राजीव जी, मैं आपको एक नए प्रश्न बहुत अच्छी चीज उठाई कि कोरोना काल में हम गुजर रहे हैं, तो गांधी का स्वदेशी और स्वावलंबन का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज आपको लग रहा है कि वो सही था उस युग में? देखिए, आप इस सवाल पर पहुंचे उसके लिए आपको कोरोना ने प्रेरित किया। आप तो पर गांधी इसको ठीक से देख पा रहे थे। वो इसलिए देख पा रहे थे कि उनको मालूम था कि जो हेवी टेक्नोलॉजी का काम है, जो केंद्रित व्यवस्था के जरिए विकास का काम है, वो अंततः जॉबलेस की ओर जाएगा। और अगर आपको भारत को मजबूत बनाना है तो हर हाथ को काम देना पड़ेगा। तो आपको उन्हीं मॉडलों को, उस मॉडल को नहीं अपनाना होगा जो उन मुल्कों ने इजाद किया है जहां के लोगों की आबादी कम है। यानी यूरोप का मॉडल यहां नहीं चलेगा, यहां लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ के अनुकूल आपको चीजें गढ़नी पड़ेगी। गांधी के युग में भी जब उन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया तो लोगों को बड़ा कमजोर किस्म का लगा। जब उन्होंने कहा कि मैं इस चरखे से लंकाशायर और मैनचेस्टर की मीलों को बंद करा दूंगा, लोगों को लगा क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। पर ज्यादा दिन नहीं, कोई मुश्किल से चरखा मिलने के 12-13 साल बाद ही लंकाशायर और मैनचेस्टर के मीलों में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरियां खत्म होने लगी, उन मीलों में ताला लगने लगे। तो उनको पता था कि जब तक आप तकनीक को अपने देश और युग के अनुकूल नहीं बनाएंगे, दोनों चीज ध्यान दीजिए, तकनीक को अपने देश के अनुकूल भी और युग के अनुकूल भी। अभी ये नहीं चलेगा कि अभी के समय हम बैलगाड़ी पर सब कुछ करने लगे। तो देश के अनुकूल बनाने का मतलब हुआ कि आपको पैर के माप का जूता बनाना पड़ेगा, जूता के माप से पैर नहीं काटने और बढ़ाने होंगे, ये समझने का है। तो उनको ये पता था कि यहाँ के लोगों की थाली में रोटी तब आएगा जब हम चरखा का संगीत चलाएंगे, जब हर हाथ को काम मिलेगा, और उसी टेक्नोलॉजी में मिलेगा जो आसानी से सब जगह ठीक किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसको बाद में उनके आर्थिक सिद्धांतों पर काम करने वाले शिष्यों ने, जिनमें से जेसी कुमारप्पा सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने इस दर्शन को विकसित किया, या सुमाकर साहब ने जिसको स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहा। तो ये सारे दर्शन बताते हैं कि आपको बड़े के आकर्षण में नहीं जाना होगा, या जिसे बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि ये राक्षस के मुंह हैं। पूंजीवाद के जरिए आने वाला बड़ा उद्योग धंधा बेसिकली राक्षस के मुंह की तरह है, जो अंततः भारत को निगल जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि वही रास्ता हम सबको आकर्षित करता था। तो जिसका परिणाम ये होना था कि स्वदेशी की उपेक्षा होनी थी और स्वावलंबन की भी उपेक्षा होनी थी। फिर दिमागी काम करने वाले लोगों को ज्यादा तनख्वाह मिलना था, उनको ज्यादा प्रतिष्ठा मिलनी थी, और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को कम पैसे मिलने थे और उनकी स्थिति हीनतर होनी थी। फिर कृषि को उत्तम नहीं माना जाना था, कृषि मजबूरी का धंधा उसको बनना ही था, ये होना था। लक्ष्मी, मैं वापस मुझे बताइए, गांधी, जब हमने गांधी को एक तरह से ब्रांड बना दिया, उनके विचारों को समाज में इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब लागू नहीं किया, लगता है कहीं पे। आपको क्या लगता है? जरा एक बार फिर से दोहराइए, प्रश्न सुनाई नहीं दिया ठीक। हमने गांधी को ब्रांड बना के रख दिया,
गांधी एक ब्रांड हो गया, ब्रांड बना के छोड़ दिया हमने, और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का और उस पे काम करने की का बात हमने कम की। हाँ, ये एक ठीक बात है कि गांधी का ब्रांड, गांधी को ब्रांड के रूप में या गांधी को भगवान के रूप में पूजा के स्थल पर रखने से बहुत एक सुविधाजनक बात थी, जिसके लिए हमको साल में 2 बार ही काम करना पड़ता था, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को। उसके अलावा कुछ गांधी के लिए करने की जरूरत नहीं थी। सुविधाजनक लोगों का कार्य था, इसलिए गांधी को ब्रांड बना करके गांधी विचार एक उस दिशा में बढ़ने से रोकने की एक अनजाने में या जाने में एक कोशिश हुई है। तो ये बात सही है कि गांधी भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। गांधी तो आज की समस्याओं का उत्तर है। गांधी मतलब गांधी विचार। और ये राजीव जी ने को जो कहा वो बहुत सटीक बात है कि गांधी इतना ओपन थे कि गांधी, अगर 1947 में गांधी को भूलेंगे तो शायद गांधी हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गांधी ने ये कहा था कि मेरी पहली बात में और दूसरी बात में अगर आपको फर्क नजर आए तो मेरी दूसरी बात को सही माना जाए, अर्थात गांधी विकासशील था। तो गांधी को अगर ब्रांड बनाया नहीं किया होता तो गांधी विचार को उसको ध्यान में रखा होता तो गांधी का जो विकासशील रूप है वो लोगों के सामने आया होता। तो गांधी का जो फिलॉसफी है, गांधी का जो दर्शन है, वो इस देश में इम्प्लीमेंट होने की स्थिति में था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो गांधी को भगवान बना करके हम लोगों ने सीमित कर दिया, ब्रांड बना करके सीमित कर दिया। ये एक कोशिश हुई तो, या अनजाने में हुआ तो, श्रद्धा से हुआ तो, जैसे भी हुआ, लेकिन ये हुआ है वो जिम्मेदार है गांधी विचार के रूप में ना। राजीव जी, मैं आखिरी क्वेश्चन के लिए आप दोनों को अध्ययन कि गांधी को ब्रांड से बाहर निकालने के लिए हमारी जनरेशन, मैं भी उसी अभी ऐसा हूँ, तो हमारी जनरेशन क्या कर, खासकर लक्ष्मी जी की अगुवाई में। फिर से आप अपनी बात कहिए, मैं नहीं सुन पाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गांधी को ब्रांड से बाहर निकालकर एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमारी पीढ़ी या नई पीढ़ी क्या कर सकती है? देखिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी सबसे पहले तो अपनी जरूरतों को कम करेगी। अभी जो बड़ा बनने का पैमाना है वो बड़ा उपभोक्ता बनने की तरह है। जो बड़ा कंज्यूमरिस्ट है, बड़ा कंज्यूमर है, वो बड़ा आदमी है, और इससे आम आदमी की दूरी बनती है। तो जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हमारे लिए बात कहना तो बड़ा आसान है, अच्छी अच्छी बातें कहना आसान है, पर उन बातों पर चलना बड़ा कठिन है जिससे गांधी बनते थे। जो शब्द और कर्म की एकता की बात है, ये बड़ा मुश्किल है। तो अब सबसे पहले तो है कि अपनी जरूरतों को हम कम करें। हम ये मान कर चलें कि जो संरचना है उसमें भले ही अधिक उपभोग करने वाले लोगों को महत्व मिलता है, पर हम कठिनाई सहकर भी न्यूनतम संसाधनों में अपना जीवन जिएं। पर हमारा जो जनरेशन है ये तो इंस्टॉलमेंट में जीता है, ये इसका तो जीवन किस्तों में चलता है, और इसको तो बाजार की जो ताकत गढ़ती और चलाती है उसको खारिज करने का मादा, इसको घर और गाड़ी की ईएमआई से कहाँ फुर्सत होती है हम सब लोगों को। तो उस सारी चीजों से अलग होकर अपनी जरूरतों को कम करके, और ये जो नफरत फैलाने वाले गिरोह के लोग हैं जो सूचनाओं की बम्बार्डिंग कर रहे हैं प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड, जो इस बात पर यकीन करके चल रहे हैं कि झूठ को 100 बार, 1000 बार, लाख बार दोहरा दो तो सच बन जाएगा, लोगों के भीतर वो घर कर जाएगा, और लोगों के पास वक्त खत्म होता जा रहा है। तो इनसे हम कैसे टकराएं, इनकी बातों को हम कैसे दूर करें, इनके द्वारा फैलाए गए कुहासा को हम कैसे ठीक करें,
इस पर अगर हम कुछ सोचकर कोई हिकमत, कोई युक्ति, कोई हुनर विकसित कर पाए तो शायद हम गांधी को लोगों तक ले जाने में सफल हो जाएंगे। एक लाइन लक्ष्मी दीपक जी, एक लाइन अंत में मैं एक लाइन आप ही के पास आ रहा हूँ जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं राजीव जी की बात के साथ एक जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने पूछा है कि क्या कर सकते हैं, तो जो मेरी समझ में आया है कि गांधी विचार को आप एक शक्तिशाली माध्यम आपके पास है, तो उसके माध्यम से गांधी जी के विचार को आज की परिभाषा में परिभाषित करके लोगों के सामने अगर प्रस्तुत हम कर पाए तो ये शायद गांधी विचार के लिए की स्वीकार्यता के लिए अधिक शक्तिशाली और अधिक आवश्यक होगा, उपयुक्त होगा। आप दोनों हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों अध्येता का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम सोचते हैं आने वाली जनरेशन गांधी की किताबों को पढ़ेगी, उनको समझेगी, उनके विचारों की तरफ जाएगी। खासकर नई जनरेशन आ रही है तो वो गांधी की किताबों को पढ़ करके और उनको समझेगी और उस तरफ जाएगी, क्योंकि हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।